Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Razveer, and in today's lecture we are going to talk about the third poem of 12th class, and the title of this poem is Keeping Quiet, and it is composed by Pablo Neruda. Dear friends, जब हम पोइम कीपिंग क्वाइट के बारे में डिस्कस करेंगे तो उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप इस पोइम को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, द पोइम कीपिंग क्वाइट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन स्पेनिश लैंग्वेज। ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी हुई पोइम है और जिसका जो टाइटल है वो आप ये देख रहे हैं, ए कैलरेस। A Calres was the title of this poem, Keeping Quiet in Spanish language. Later on, it was translated into English language, and the title is Keeping Quiet. तो पहली important चीज़ हमें ये पता चली, the poem was originally written in Spanish language and later on it was translated into English language. और उसका टाइटल क्या था, ए कैलरेस। कैलरेस नाम का ये टाइटल था कीपिंग क्वाइट का, और इट वाज कंपोज बाय पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा ने इसको कंपोज किया था स्पेनिश लैंग्वेज। जहाँ तक पैब्लो नेरुडा की बात है, जो इस पोइम के पोइट हैं, पैब्लो नेरुडा, ये पैब्लो नेरुडा है, ये है इनका पेन नेम। पेन नेम ओरिजिनली उनका नाम क्या है, नेफ्टाली रिकार्डो रेज बेसेल्टो। नेफ्टाली रिकार्डो रेज बेसेल्टो वॉज हिज नेम, ये इनका नाम था। लेकिन लेटर ऑन इन्होंने अपना नाम पेन नेम, ये कहें कि पेन नेम इन्होंने क्या रख दिया, पैब्लो नेरुडा। अब इसके पीछे भी एक कहानी है पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा है, इनका जन्म चिली में हुआ था और चिली के एक बहुत ही पॉपुलर पोइट हुए हैं जिनका नाम था जैन नेरुडा। नाम था इनका जैन नेरुडा। पैब्लो नेरुडा, इनका जन्म हुआ था 1904 में और इन्होंने 1920 के अंदर अपना नेम, पेन नेम था वो पैब्लो नेरुडा रख लिया था। अब ये क्यों रखा था, ये रखा था चिली के एक बहुत ही पॉपुलर पोइट थे जिनका नाम था जैन नेरुडा। इनकी मेमोरी में ही इन्होंने अपना नाम पैब्लो नेरुडा रखा था। पैब्लो नेरुडा की ब्रिलियंस, क्रिटिसिज्म, इस बात से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब पैब्लो नेरुडा वॉज ओनली 12 और 13 ईयर्स ऑफ एज, जब इनकी एज सिर्फ 12-13 साल की थी, तभी से इन्होंने न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया था। और जिस न्यूज़पेपर के लिए इन्होंने आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया था उसका नाम था ला मनाना। ये पेपर का नाम था, जिसका ये स्पेनिश लैंग्वेज का पेपर है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द मॉर्निंग, या यूँ कहीं द मॉर्निंग न्यूज़पेपर है। उसके लिए इन्होंने आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया था जब वो सिर्फ 12-13 साल की एज में थे तब। और जब उनकी एज लगभग 16 साल के आसपास हुई तब इन्होंने अपना नाम पेन नेम रख दिया था पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा को नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर के अंदर 1971 के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट पैब्लो नेरुडा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पैब्लो नेरुडा की बारे में, इनकी पोइम्स के बारे में ये है कि इनकी पोइम्स है ये बहुत ही ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस हैं उसके माध्यम से बताई गई है। हालांकि ये पोइम है, ये इसमें भी इमेजेस हैं, इसमें भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन ये ओरिजिनली स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। तो हम देखते हैं इस पोइम को। दैट्स ऑल अबाउट पोइम एंड पोइट। अब जहाँ तक इसके टाइटल का सवाल है, इस टाइटल से ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। कीपिंग क्वाइट, कि पोइट क्या कह रहा है, हमें चुप रहने के लिए कह रहा है।
जिसका स्पेनिश टाइटल था ये। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब जो ये वर्ड है 12, ये जो 12 वर्ड है ये सिंबल है। 12 वर्ड इज सिंबल ऑफ 12 आवर्स ऑफ द, या ये कहें कि जो 12 आवर्स हैं डे लाइट के, उसके लिए है, या फिर 12 मंथ्स को बता रहा है। या आप ये कह सकते हो कि ये जो वर्ड 12 है इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम। अब पोइट सिंपली किससे स्टार्ट करता है पोइम को? पोइट कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम काउंट करते हैं 12 तक एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल बी साइलेंट। हम सब के सब चुप हो जाएंगे। कब? आफ्टर काउंटिंग 12, यानी एक नंबर बताता है 12 का और उसके बाद में हम सब के सब चुप हो जाएंगे। ये 12 है, ये 12 आवर्स ऑफ डे लाइट कह सकते हैं कि, या फिर आप ये कह सकते हैं कि घड़ी के जो 12 घंटे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं? नाउ वी काउंट अप टू 12 एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल बी स्टिल। हम सारे के सारे शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ये जो है इसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कैसे? मानवीकरण जिसको हम कहेंगे। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ यानी धरती के फेस के ऊपर, यानी धरती को ऐसे दिखाए जैसे इंसान हो, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पोइट कहता है कि इस अर्थ के ऊपर, ऑन दिस अर्थ, फॉर वंस, एक बार के लिए क्या करना है हमें? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम क्या करते हैं भाई? ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यहाँ पे जो वर्ड एनी लैंग्वेज आया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पोइट है वो सिर्फ चिल्ली के लोगों से बात नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ के ऊपर जितने भी लोग रह रही हैं, जितनी भी भाषाएं बोल रही हैं, ही एग्जॉर्ट्स टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सब लोगों को वो सलाह देता है, सजेस्ट करता है क्या करने के लिए? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज का मतलब है किसी भी भाषा में, वेदर इट इज़ स्पेनिश, वेदर इट इज़ हिंदी, वेदर इट इज़ इंग्लिश, जापानीज, जर्मन, जो भी भाषा है, फ्रेंच है, इन सब भाषाओं के लिए, सब के लिए कहते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि अब हम किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। क्या करना? वी शुडंट डिस्कस इन एनी लैंग्वेज, वी विल ऑल बी साइलेंट फॉर ए सेकेंड। फॉर 1 सेकेंड के लिए कहते हैं हम चुप हो जाते हैं। एंड we should not discuss, we will not discuss in any language of the world। ये पॉइंट यहाँ तक कहता है। and not move our arms so much, arms यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है पन, PUN, PUN, PUN है, इसको आप हिंदी में कह सकते हो श्लेष अलंकार। और श्लेष में क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपकना, श्लेष वर्ड है उसका मतलब ही होता है चिपकना। जब एक शब्द के साथ ही 2 अर्थ चिपके वहाँ पे पन होता है। यहाँ पे 2 अर्थ क्या होंगे? आर्म्स का एक अर्थ तो होगा जो हमारे हैंड्स हैं उनके लिए यूज होगा, और जो दूसरा अर्थ है वो होगा वेपन, हथियार की बात कर रहे हैं। एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच। और पोइट क्या कहता है? पोइट कहता है कि अब हमें क्या करते हैं? 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाते हैं और अपने आर्म्स को क्या नहीं करते हैं भाई? मूव नहीं करते हैं। अब जब बात आर्म्स की करता है तो ही इज़ नॉट जस्ट इंडिकेटिंग टुवार्ड्स आवर हैंड्स, ही इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग टुवार्ड्स द वेपन। वो वेपन की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि संसार के लोग हैं
अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे हालात में पोइट ये उनसे सलाह देता है कि अब हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर नहीं बोलेंगे और अपने जो हथियार उठा रखे हैं एक दूसरे लोगों के साथ में, जो दूसरे कंट्रीज़ के खिलाफ, वो अब क्या करेंगे, अब हम सारे के सारे अपने हथियारों को रख देंगे, यानी अब हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे इन अनदर लैंग्वेज यू कैन कॉल। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो, यानी हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, हम एक सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे और अपने आर्म्स को भी मूव नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर हुआ तो क्या होगा भाई, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। तो कहता है कि वो बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट हो जाए, बहुत ही शानदार मोमेंट हो जाएगा, यानी फुल ऑफ एन्जॉय। एग्जोटिक मीन्स एन्जॉय और एक्साइटिंग। वो जो मोमेंट होगा वो फुल ऑफ एन्जॉय होगा और एक्साइटिंग मोमेंट होगा। कौन सा मोमेंट? जब हम सब के सब चुप हो जाएंगे। विदाउट रस विदाउट इंजन। अब जब ऐसा होगा ना कि जब हम सब के सब शांत हो जाएंगे, कोई किसी भाषा में नहीं बोलेगा, तो इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। तो वो मोमेंट है वो बहुत ही शानदार होगा। विदाउट रस, उसके अंदर क्या नहीं होगा, ना तो कोई रस होगी, यानी क्राउड नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, भीड़ भाड़ और नॉइज़ इसी टाइप की नहीं रहेगी। विदाउट इंजन्स, और उसके अंदर कोई ना ही इंजन्स चलेंगे। इंजन्स का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, यानी ना तो कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होंगी और ना ही लोगों की भीड़ होगी। कब? जब हम सब के सब शांत हो जाएंगे और एक सेकंड के लिए किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे और ना ही अपने आर्म्स को हटाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो देन इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट एंड वेयर यू विल फाइंड टोटल साइलेंस वेयर नो इंजन विल वर्क, यानी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, कि ना तो इंजन चलेंगे, ना कोई भीड़ भाड़ होगी, सब के सब शांत हो जाएंगे, कोई किसी भाषा के अंदर नहीं बोलेगा। अगर ऐसा होगा तो वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, तो हम एक तो हो जाएंगे, निश्चित रूप से एक हो जाएंगे। अब जिस कंट्री के अंदर जो आदमी बैठा हुआ वो सब के सब, कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उन सारी कंट्रीज़ के लोग जब शांत हो जाएंगे, देन वो जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, होगा तो स्ट्रेंज, लेकिन हम उस सडन स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर के अंदर भी एक हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक सडन स्ट्रेंजनेस में हम क्या हो जाएंगे भाई, हम एक हो जाएंगे। सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज होगा, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। वी वुड में भी एलिट्रेशन हो जाएगा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे, यानी अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा भाई, एक वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस में हम एक हो जाएंगे। यानी यहाँ तक हमने ये पर्सोनिफिकेशन यूज हो गया, सिंबल यूज हो गया, पन यूज हो गया और एलिट्रेशन यूज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर, इस नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर पोइट बात करता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये जो फिशरमैन पोइट जब इसका डिस्क्रिप्शन देता है कि फिशरमैन है, तो ये सिंपल फिशरमैन की बात नहीं कर रहा, कि मछली पकड़ने वालों की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो बात व्हेल्स की करता है तो ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेल्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे फिशरमैन की बात नहीं कर रहा, बल्कि पोइट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि फिशरमैन जो वर्ड है, इस फिशरमैन वर्ड के जरिए वो कहना चाह रहा है कि जो एक्सप्लॉइटिंग क्लास है, वो एक्सप्लॉइटिंग क्लास यानी जो एक्सप्लॉइटर हैं उनकी बात कर रहा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, ये जो फिशरमैन हैं
इस कोल्ड सी के अंदर वो क्या नहीं करेंगे, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे। ये जो व्हेल्स है ये है एक्सप्लॉइटेड क्लास, एक्सप्लॉइटेड क्लास यानी जिसका शोषण हो रहा है। ये फिशरमैन शोषण करने वालों के लिए यूज हुआ है, व्हेल्स है ये जिनका शोषण हो रहा है, शोषित वर्ग के लिए यूज हुआ है। तो पोइट इसके जरिए क्या बताना चाह रहा है, पोइट ये बताना चाह रहा है कि जो फिशरमैन है जो कोल्ड सी के अंदर मछली पकड़ रही हैं वो व्हेल्स को अब परेशान नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। इसके ज़रिए पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अब तक लोगों का शोषण करते आ रहे हैं, यानी जो एक्सप्लॉइटिंग क्लास है, अब उसकी जिम्मेवारी ये बनती है कि जो एक्सप्लॉइटेड क्लास यानी अब तक तो उन्होंने जो शोषण किया था वो ठीक था, लेकिन अब क्या करना है, अब वो इनका शोषण करना बंद कर दें। यानी इस फिशरमैन और व्हेल्स ये एक सिंबॉलिक वर्ड यूज किए गए हैं पोइट ने, फिशरमैन जो एक्सप्लॉइटिंग क्लास के लिए और व्हेल्स है वो एक्सप्लॉइटेड क्लास के लिए। तो पोइट क्या करना चाहता है, पोइट ये कहता है कि जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, व्हेल्स हैं, उनका शोषण और ना करें एक्सप्लॉइटिंग क्लास यानी फिशरमैन। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हर्ट हैंड्स यहाँ पे एलिट्रेशन आ जाएगा, एलिट्रेशन। अब पोइट क्या कह रहा है, पोइट कह रहा है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट। अब इसके साथ साथ पोइट कहता है कि जो इंसान सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है वो क्या करेंगे, दे विल लुक एट देयर हर्ट हैंड्स, यानी खुद अपने घायल हाथों की तरफ देखें। यहाँ भी पोइट सिंपली आदमी उस मैन का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, बल्कि यहाँ पे उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ गलत काम कर रही हैं। इस इमेज के जरिए पोइट क्या बताता है, क्योंकि पैब्लो नेरुडा है वो बहुत ही ईजिली अंडरस्टूड इमेज का डिस्क्रिप्शन देता है और उस इमेज के जरिए बहुत कुछ गहरी बात कह जाते हैं। अब इसमें भी वही कहने की कोशिश कर रही है कि जो आदमी क्या कर रहे हैं भाई, जो इलीगल वर्क्स कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो गैदरिंग सॉल्ट करना कोई गैर कानूनी काम नहीं, लेकिन एक सिंबॉलिक इमेज के जरिए वो बताना चाहता है पोइट कि जो इंसान गैर कानूनी काम कर रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, दे विल लुक एट देयर हर्ट हैंड्स, वो अपने खुद घायल हाथों की तरफ देखेंगे। यानी जिस इलीगल वर्क की वजह से वो दूसरों का नुकसान तो कर रही हैं, लेकिन साथ साथ उन इलीगल वर्क्स की वजह से वो खुद अपना नुकसान भी कर रही हैं। तो कहते हैं कि दूसरों का नुकसान तो छोड़िए, कम से कम अपने खुद के हर्ट हैंड्स हैं, यानी खुद का जो नुकसान हुआ है इसकी वजह से आप उसके बारे में सोचिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यहाँ पे ग्रीन वॉर्स है, इसका मतलब है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना। एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का मतलब ये हुआ कि जो इंसान किसी न किसी एक्टिविटी के माध्यम से हमारे जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट को वो पोल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रही हैं, उनके लिए कह रहा है ये। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो अपनी हरियाली के खिलाफ युद्ध लड़ रही हैं या हमारे एनवायरनमेंट को दूषित कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं। वार विद गैस, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं गैस का, यानी जो केमिकल वेपन्स बना रही हैं, हाइड्रोजन बम बना रही हैं, पोइट यहाँ पे उनका वर्णन करता है कि जो लोग गैस का युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठे, यानी जो हाइड्रोजन बम वगैरह बना रही हैं, ये केमिकल हथियार बना रही हैं। वार्स विद फायर, यहाँ पे फायर के साथ वो एटम बम की बात कर रहा है, यहाँ पे वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है और यहाँ पे वो एटम बम की बात कर रहा है। पोइट कहता है कि जो लोग हाइड्रोजन बम बना रही हैं, जो लोग एटम बम बना रहे हैं, जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर बिजी हैं, जो लोग एक्सप्लॉइट कर रही हैं इन व्हेल्स का या फिर किनका, जो लोग शोषित हैं, एक्सप्लॉइटेड है, यानी जिन मजदूर वर्गों का शोषण कर रही हैं, इन सब को वो कहता है वार विद गैस, वार विद गैस, यानी ये सारे लोग विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। कहता है कि जो आप जिस तरह की लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं ना, यानी जो आप हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, जो आप एटम बम बना रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं, तो कहता है कि ऐसे वातावरण के अंदर क्या होने वाला है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। हो सकता है कि आप
अपनी इस लड़ाई के जरिए जीत तो जाएं, विजय तो हो जाएं, लेकिन वो ऐसी विजय होगी जिसके अंदर सरवाइव कोई नहीं करेगा। यानी जैसे ही हाइड्रोजन बम का युद्ध हुआ, जैसे ही एटम बम का युद्ध हुआ, या हमारे एनवायरनमेंट को जिस गति से प्रदूषित किया जा रहा है उसी गति से अगर ऐसा ही होता रहा तो कहता है कि ऐसे में आपकी विजय तो हो जाएगी, बट देर विल बी नो सर्वाइवर टू सी दिस विक्ट्री। इस विजय को देखने के लिए सर्वाइवर रहेंगे ही नहीं। यानी पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन की बात करता है पोइट यहाँ पे कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो क्या होगा भाई, वन डे वी विल सी टोटल डिस्ट्रैक्शन ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ के ऊपर टोटल डिस्ट्रैक्शन होगा, कोई भी सर्वाइवर नहीं रहेगा, यानी कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अब ये क्या करेंगे, सारे के सारे लोग जो फिशरमैन है, एक्सप्लॉइटिंग क्लास है, जो इलीगल वर्क के अंदर बिजी इंडल्ज्ड है, वो लोग जो हरियाली के खिलाफ युद्ध लड़ रही हैं, के खिलाफ युद्ध कर रही हैं, जो हाइड्रोजन बम बना रही हैं, जो एटम बम बना रही हैं, ऐसे लोग अब ये क्या करेंगे, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अब वो साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेंगे। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स पूरी फ्रेज है, इसमें तो यूज हुआ है मेटाफर, और जो क्लीन क्लॉथ्स है इसके अंदर है एलिट्रेशन। मेटाफर कैसे है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कहते हैं कि ये सिंपली साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की बात नहीं कर रहा है पोइट यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि साफ़ सुथरे कपड़े पहन लो। पोइट यहाँ पे अपने इस फ्रेज के ज़रिए, इस मेटाफर के ज़रिए ये बताना चाहता है संसार के उन लोगों को जो इस अर्थ को टोटल डिस्ट्रैक्शन में तब्दील करना चाहते हैं, वो अब क्या करेंगे, दे विल नाउ पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेंगे। यानी अब तक जो इलीगल वर्क कर रहे थे, जो गलत कामों में बिजी थे, वो सारे गलत काम छोड़ के सही रास्ते पर आ जाएंगे। यानी पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है गलत रास्ते को छोड़कर एक सही रास्ते पर आ जाना। वो सब के सब क्या करेंगे, इसे सही रास्ते पर, सही ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे। यानी अपनी इलीगल एक्टिविटी छोड़ देंगे, लोगों का शोषण करना छोड़ देंगे, बम बनाना छोड़ देंगे, एक जेलेसी की जो फीलिंग हो रही है एक दूसरे के प्रति वो छोड़ देंगे, और सब एक साथ रहेंगे। कैसे, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स पहन के, यानी साफ़ सुथरे कपड़े पहनने का मतलब ये सारे गलत काम छोड़कर सही ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे हम। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो सब के सब क्या करेंगे भाई, अपने ब्रदर्स के साथ चलेंगे। यहाँ पे जो ब्रदर्स है ना वर्ड, ये सिंबॉलिक है मैनकाइंड का। ब्रदर वर्ड इज सिंबॉलिक ऑफ मैनकाइंड। तो कहते हैं ये क्या करेंगे भाई, अपने ब्रदर्स के साथ, यानी जो बाकी के इंसान है ना उनके साथ, चाहे भले ही वो अब तक उनका शोषण कर रहे हों, चाहे भले ही उन लोगों के लिए वो हाइड्रोजन बम बना रहे हो, भले ही उन लोगों के लिए एटम बम बना रहे हो, लेकिन अब वो क्या करेंगे भाई, अपने सही रास्ते पर, सही ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे, और बाकी के जो मैनकाइंड है यानी इंसान है उनके साथ चलेंगे। इन द शेड, इन द शेड में भी यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर इन द शेड में मेटाफर कैसे है कि वो अपने ब्रदर्स के साथ चलेंगे इन द शेड। इन द शेड का मतलब पोइट ये नहीं कहना चाहते कि शैडो में, छाया में, यानी जो बाकी लोग सही ट्रैक के ऊपर चल रहे थे ना उसी ट्रैक के ऊपर वो चलने लग जाएंगे। इन द शेड इज़ नॉट यूज्ड फॉर द शैडो, किसी टाइप की छाया के लिए बात नहीं कर रहा कि दूसरे ब्रदर्स के साथ छाया में आ जाएंगे, बल्कि पोइट ये कहना चाहता है कि वो भी सही रास्ते पर आ जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे इनके ब्रदर्स सही रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर वो आ जाएंगे। डूइंग नथिंग यानी कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये फ्रेज है, ये नेक्स्ट स्टेंजर के अंदर बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी डूइंग नथिंग। देखो पोइट जब कहता है डूइंग नथिंग, अब कुछ नहीं करना, पोइट कह रहा है डूइंग नथिंग। अब अपनी फ्रेज को वो समझाने के लिए पहले तो कहते थे कि डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना, आराम करेंगे, लेकिन जब उसको लगता है ना कि इस डूइंग नथिंग से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है पोइट, डूइंग नथिंग, कुछ ना करें, आराम से बैठ जाएं, तो कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। जो मेरी फ्रेज है ना ऊपर डूइंग नथिंग वाली, इससे व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं चाहता हूँ ना उससे आप कंफ्यूज मत होना। मतलब मेरा जो वर्ड है डूइंग नथिंग, इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, इस फ्रेज से कंफ्यूज मत होना विद टोटल इनएक्टिविटी। कहीं आप ऐसा समझ लें कि मैं जब ये कह रहा हूँ कि डूइंग नथिंग, कुछ मत करो, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सब के सब लोग क्या हो जाओ भाई, टोटल इनएक्टिव हो जाओ, यानी बिल्कुल
कोई एक्टिविटी मत करो, यानी टोटल इनएक्टिव होने की बात पोइट कर ही नहीं रहा। वो सिर्फ क्या कहता है कि डूइंग नथिंग, कुछ मत करो। और उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप सब के सब टोटल इनएक्टिविटी को फॉलो करो। टोटल इनएक्टिविटी को फॉलो नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर क्लियर करेगा। पीछे पोइट क्या कह रहा था कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। वहाँ पे पोइट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, जो कंफ्यूजन की स्टेट थी वो क्रिएट कर देता है कि एक बार तो कहता है डूइंग नथिंग, फिर कहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कि जो मैं कह रहा हूँ उसे टोटल इनएक्टिविटी मत समझ लेना। उसको क्लियर करता है। अब आगे पोइट क्या कहता है, जब वो बात करें टोटल इनएक्टिविटी की, उसी संदर्भ में ये लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। ये कंफ्यूजिंग लाइन है, लेकिन इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि लाइफ है वो क्या है, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ वो है जिस इसके बारे में बताया जाता है। इसके बारे में क्या बताया जाता है, लाइफ है वो डायनेमिक है, मतलब इट गोज़ ऑन चेंजिंग, ये बदलती रहती है, यानी ये मूव्स ऑन, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जब पोइट कह रहा है ना कि शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत होना, तब वो कहता है समझाने कि लाइफ है ना वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। लाइफ क्या है, लाइफ इज़ डायनेमिक, इट गोज़ ऑन मूविंग, ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है, ये चलती रहती है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको और क्लियर करने के लिए कहता है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, वॉन्ट नो ट्रक विद, इसका मतलब होता है कि वो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता किस चीज़ का भाई, ही डजेंट वॉन्ट टू एसोसिएट विद, ही डजेंट वॉन्ट टू एसोसिएट विद डेथ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ कहता है कि मैं डेथ से कोई लेना देना नहीं है मेरा। ट्रक मीन्स एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी मेरा इस डेथ से कोई लेना देना नहीं है। अब इस डेथ को समझिए, डेथ क्यों कह रहा है, जब कहता है ना कि डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना, तो पोइट कहता है कि कभी आप ऐसे मत समझ लेना मेरी डूइंग नथिंग से कंफ्यूज मत होना। वो आगे समझाता भी, कहते हैं कि डूइंग नथिंग होने का मतलब है डेथ, मतलब कुछ नहीं करने का सिंपल सा अर्थ है डेथ। और अगर आप बात कर रही हैं डेथ की, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या होगा भाई, आप डेड हो गए, यानी आप मर चुके हैं। लेकिन कहता है पोइट, मेरा इस डेथ से कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी एसोसिएशन विद दिस वर्ड डेथ, इस डेथ से तो मेरा कोई एसोसिएशन है ही नहीं, बल्कि मेरा एसोसिएशन तो किससे है भाई, इस लाइफ से है, मतलब ज़िंदगी चलते रहने में है, डूइंग नथिंग में नहीं है। पोइट ये कह रहा है कि मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है। अब जब मैं ये कह रहा था कि आप डूइंग नथिंग है, कुछ मत करो, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप बिल्कुल, क्योंकि डूइंग नथिंग इज इक्वल टू डेड, डेड के सब बराबर है, लेकिन डेड से वो कोई कनेक्शन नहीं चाहता, यानी इससे कोई एसोसिएशन नहीं चाहता। यानी यहाँ पे नेगेटिव वर्ड के साथ थोड़ी सी पॉजिटिव तरीके से बात कही गई है। जब नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव तरीके से कहा जाए तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच होती है यूफेमिज्म, 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 यहाँ पे यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ तक क्या था कि जब पोइट कहता है कि डूइंग नथिंग, कुछ मत करो, तभी वो बिल्कुल क्लियर कट उसको दिमाग में आ जाता है कि कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ इस डूइंग नथिंग से। नेक्स्ट लाइन में वो क्लियर कट करना चाहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, आप उससे कंफ्यूज मत होना। कहता है कि मैं तो हमेशा लाइफ के फेवर में रहा हूँ, डेथ से तो मेरा कोई कनेक्शन है ही नहीं, लाइफ का मतलब ही चलते रहना है, तो मैं क्यों फेवर करूँगा डूइंग नथिंग का, कुछ ना करने का, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब वो क्लियर कट करता है कि सिर्फ वो जब कहता है कि कुछ ना करना है, तब वो सिर्फ ये बात कहना चाहता है कि कुछ समय के लिए कुछ मत करो, ये नहीं कहता कि लाइफ टाइम कुछ मत करो। इफ़ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड जो फ्रेज है इसका मतलब होता है हमारी जो संकीर्ण विचारधारा, नैरो माइंडेडनेस आप कह सकते हो, आप नैरो थिंकिंग कह सकते हो आप, कि
इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, क्योंकि हम सिंगल माइंडेड हैं, हम नैरो माइंडेड हैं, नैरो थिंकिंग है हमारी, सिर्फ हम सेल्फिश हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, कि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग और लाइव्स मूविंग, सिर्फ हमारा टारगेट ये रहता है कि हमारी ज़िंदगी है वो आगे बढ़ती रहे किसी न किसी तरीके से, हम समाज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस नैरो माइंडेडनेस, हम इस संकीर्ण विचारधारा की वजह से हम दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट और ऑन सेल्फ, हम अपने खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पोइट कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, यानी हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, अगर हम नैरो माइंडेड नहीं होते, संकीर्ण विचारधारा के नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हम कुछ नहीं करते हैं, कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। अब यहाँ पे क्लियर कट करेगा उस डू नथिंग वाली फ्रेज को। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। कहता है कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं फॉर वंस, कुछ समय के लिए, एक बार, तो क्या होगा, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। कहता है कि इंसान है वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा है, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम इंसानों को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम कुछ समय के लिए फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ समय के लिए कुछ नहीं करते हैं, यानी कुछ समय के लिए फॉर वंस कुड डू नथिंग, यानी कुछ समय हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जो पाइट आगे बात करेगा। अगर हम आत्म मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यानी आराम से बैठते हैं, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल हु आर लिविंग विद अस, इफ़ वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोज पीपल, तो क्या होगा, शायद ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट, एक ह्यूज साइलेंस छाई हुई इस संसार के अंदर। वो ह्यूज साइलेंस किसकी है भाई, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जब समझ नहीं पा रहे हैं तो थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, तो क्या कर पा रहे हैं भाई, हम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होने वाला है, हम एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। और धमकी में क्या मिलने वाला है, कहता है थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, यानी हमारी डेथ कभी भी आ सकती है। यानी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है इस वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को ही धमकी दे रहे हैं मृत्यु की। यानी वी कैन गेट दिस अर्थ एंड दिस डेथ एनी टाइम बिकॉज ऑफ आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दिन हम क्या होने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डाई, हम मरने वाले हैं। लेकिन कहता है एक ऑप्शन है आपके पास, ए ह्यूज साइलेंस, जो ये चुप्पी छाई हुई है, माइट इंटरप्ट, ये जो चुप्पी है ना, ये इंटरप्ट हो सकती है, यानी ये बाधित हो सकती है, इसको इंटरप्ट किया जा सकता है। कैसे इंटरप्ट किया जा सकता है, जब हम कुछ नहीं करते, यानी चुप रहते। कुछ नहीं करने का मतलब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मेडिटेट करेंगे, हम मेडिटेट करेंगे, चुप रह के आत्म मनन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम इंट्रोस्पेक्ट। कहते हैं कि हम फॉर वंस कुड डू नथिंग, हम कुछ नहीं करते हैं, तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग। तो शायद ये जो ह्यूज साइलेंस है, कौन सी साइलेंस है, कि हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, ये साइलेंस शायद इंटरप्ट हो जाए, शायद बाधित हो जाए हमारी इस उदासी की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से हम अपने आप को मृत्यु की कगार पर ले आए हैं, शायद वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद में पॉइंट है, ये जो अर्थ है इसकी एक सिंबल यूज़ करता है, अर्थ का सिंबल यूज़ करता है बहुत अच्छी बात कहने के लिए, और वो क्या है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेट। कहता है कि ये जो एग्जाम्पल है ना, हो सकता है कि पोइट को ये लगता है कि शायद कंफ्यूज हो रही हैं मेरी इस कुड डू नथिंग वाले फ्रेज से या डू नथिंग वाली फ्रेज से। तो पोइट और सिंप्लीफाई करके बताता है कि डू नथिंग वाली फ्रेज से कंफ्यूज मत होना आप, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे डू नथिंग वाली फ्रेज काम आ सकती है। तो उसके लिए एक सिंबल लेता है अर्थ का, उस अर्थ के सिंबल के जरिए पोइट क्या समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। ये जो डू नथिंग वाली फ्रेज है ना, हमें इस धरती से सीखनी चाहिए। वो कैसे सिखा सकती है, एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, जहाँ पे हर एक चीज़ डेड नज़र आती है एक स्टेज के ऊपर, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और वही चीज़ें बाद में जिंदा हो जाती है।
अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे अर्थ का एग्जाम्पल बताते हैं। अर्थ के जरिए वो ये कहना चाहता है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ समय के लिए डू नथिंग करोगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेड हो जाओगे। आप डू नथिंग का मतलब है इंट्रोस्पेक्ट करोगे, मेडिटेशन करोगे, और ये मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन है ना, आपके इन फ्यूचर में काम आएगा। और वो क्या हो काम आएगा भाई, एक दूसरे को समझ पाओगे, जो अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट होगी, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और वो एग्जाम्पल एक सिंबल अर्थ के जरिए वो बताता है कि जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, उसके ऊपर आप एक बीज डाल देते हैं। अब वो बीज है वो कुछ समय के लिए आपको डेड नज़र आएगा, वो आपको ये लगेगा ये तो डेड है। ठीक उसी तरह से जैसे आप चुप रहोगे तो आपको कुछ समय के लिए चुप रहोगे तो आपको लगेगा कि इससे क्या होने वाला है, यानी ये बिल्कुल क्या है भाई, डेड की तरह है। लेकिन कहता है जिस तरह से अर्थ के ऊपर गिरा हुआ एक बीज है वो कुछ समय के बाद स्प्राउट हो जाता है और वो बिल्कुल अलाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है, यानी उसके अंदर भी एक रंगत आ जाती है, उसमें भी रंग भर जाता है। तो कहते हैं हमें इस धरती से सीखना चाहिए जहाँ पे हर एक चीज़ डेड तो नज़र आती है, लेकिन समय के साथ क्या हो जाता है, वही डेड चीज़ें दोबारा से ज़िंदा हो जाती हैं। ठीक वैसे ही अगर आप कुछ नहीं करोगे कुछ समय के लिए, यानी आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, मेडिटेशन करोगे, हो सकता है कि आपको ये लगे कि व्हेन वी आर परफॉर्मिंग मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्टिंग देन वी आर डूइंग नथिंग, बट दिस डूइंग नथिंग विल ट्रांसफॉर्म यू टू ए लार्ज एक्सटेंट। आपको बहुत बड़े लेवल तक क्या कर देगा, ये बदल देगा। तो पोइट अर्थ के सिंबल के माध्यम से ये बताना चाहता है कि डू इट नथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप डेड हो जाओगे, आप ठीक वैसे ही अर्थ के ऊपर गिरे हुए बीज की तरह रहोगे, जो कुछ समय के लिए तो डेड नज़र आएगा, बट लेटर ऑन इट विल प्रूव इटसेल्फ टू बी अलाइव, वो अपने आप को जिंदा प्रतीत करेगा। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और लास्ट में पोइट कहता है कि मैं अब काउंट करूँगा 12 तक, इसके बाद में आप सारे के सारे चुप हो जाओगे और आफ्टर दैट आई विल टेक ए लीव, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इस पोइट के माध्यम से पोइट क्या कहना चाहता है, यानी इसका थीम क्या है, इस पोइम के जरिए पोइट क्या कहना चाहता है। पोइट ये कहना चाहता है कि मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन है उसकी ज़रूरत है आज हमें, बिकॉज जो ये क्या है कि इस लैक की वजह से, इस इंट्रोस्पेक्शन की कमी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग आवरसेल्व्स एट द वर्ज ऑफ डेथ, इस मृत्यु के कगार पर हम अपने आप को ले आए हैं। लेकिन अभी ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम वी परफॉर्म मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जो म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग की फीलिंग है उसको शायद हम ख़त्म कर सकते हैं, और इस म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो सैडनेस हमारी ज़िंदगी में छाई रहती है, शायद वो इंटरप्ट हो जाए, वो उदासी इंटरप्ट हो जाए और हमारे जीवन के अंदर एक बार फिर से खुशहाली आ जाए। दैट्स ऑल इन दिस पोइम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।